रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो कंफ्यूज हो गया ना कि मैं एक्स वाई के हिसाब से काम करूं कि मैं एक्स एक्स के हिसाब से काम करूं, क्योंकि कैरियोटाइप तो एक्स एक्स वाई है ना। अब मैं इसके हिसाब से काम करूं कि मैं इसके हिसाब से काम। अब पेट्रोल की चल रही है स्ट्राइक, पेट्रोल नहीं है। जैसे ही पेट्रोल की सप्लाई बंद हुई, बाइक चलना बंद हो गई। बाइक चलना बंद हो गई तो रामू काका यहां से यहां आ ही नहीं पाएंगे। अब रामू काका जैसे ही मिस्टर रामू से रामू काका वाली पोजीशन पे आएंगे ही नहीं, तो आपके ये काम कौन करेगा? हो ही नहीं पाएंगे। जैसे ही स्नैपचैट का फिल्टर लगाया आपने, लिपस्टिक और लग गई, या फिर इसके पास गायनेकोमेस्ट्रिया हो गया। Hey everyone, welcome back to the channel. In today's lecture, we are going to discuss about genetic disorders. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। अगर आप कुछ ट्रेंड को देखें तो लगभग हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वर्ड से ही इसके मतलब को समझने के लिए। जेनेटिक से आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि जेनेटिक अगर वर्ड है तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है जेनेटिक मटेरियल से, और डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई ना कोई कमी आ गई, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो डिसऑर्डर हो गया वो। ठीक है, तो कोई डिजीज हो रही है आपको, तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज हो रही है, उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब आपको अगर आप कनेक्ट कर पाएं तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशन एक्चुअल में होते क्या है कि जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो म्यूटेशन है। सेम बात मैंने यहाँ कही कि जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर का कॉज है। इसका मतलब जो म्यूटेशंस जो हैं हमारे, वही एक्चुअल में कॉज हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल का। मतलब हमारे जेनेटिक मटेरियल में डीएनए में या फिर ये आरएनए या फिर ये डीएनए में अगर कहीं पॉइंट पर कोई चेंज आ जाता है, यहाँ पर कोई चेंज आ जाता है, इसकी वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है हमारी बॉडी में, उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसका मतलब म्यूटेशंस आर एक्चुअली कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। समटाइम्स म्यूटेशन कैन बी बेटर ऑल्सो, बट अभी आपके लिए जो गलतियां हो रही हैं म्यूटेशंस के थ्रू, जो उसके फॉल्स रिजल्ट आ रहे हैं, जो फॉल्ट हो रहे हैं, उन्हें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें या टाइप्स देखें तो दो टाइप की आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, क्रोमोसोमल एंड मेंडेलियन। क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने म्यूटेशंस में देखा था, अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या फिर कोई क्रोमोसोम कम आ जाए या फिर कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम आ जाए, मतलब हमने जो जेनेटिक डिसऑर्डर में जीनोमैटिक वहाँ पर म्यूटेशन देखी थी मैक्रो में हमने देखा था, या तो नंबर क्रोमोसोम का बढ़ जाए या कम हो जाए या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ खराब हो जाए, तो वो हम लोग म्यूटेशंस हमने पढ़ी थी ना। सेम यहाँ पर एक कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, कोई क्रोमोसोम कम हो गया या फिर कोई क्रोमोसोम खराब आ गया, तो इसे हम लोग क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स में रखते हैं। अगर आपको याद हो तो क्रोमोसोम की एक्सिस, या फिर अगर क्रोमोसोम कम हो रहा है तो इसे हम लोग एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी का रिजल्ट है मेनली आपके जो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये आपके क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि आपको लगभग पॉइंट म्यूटेशन के रिजल्ट के बेसिस पर दिए हुए हैं। जैसे कि आपके किसी सिंगल जीन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, आपके एक सिंगल जीन में कोई प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से, जिसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, और कोई डिसऑर्डर हो गया, उसे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। अब क्या है, आपको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में और फिर मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता है, एक्चुअल में आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पता है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में, इसमें दो टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट तो ये कि हमारे पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का एक सेक्शन है, और एक है हमारे पास 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो 22 पेयर हैं क्रोमोसोम के, हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 से लेकर 22 तक जो हमारे पेयर हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। और वही जो 1 पेयर है हमारा लास्ट वाला 23rd पेयर, जो हमारा 23rd पेयर है, इसे हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स।
नाम से ही क्लियर है, सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका मतलब हमारे सेक्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब कि ये हमारे क्रोमोसोम हैं जो कि हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। अगर वो फीमेल है तो उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, और वहीं अगर वो मेल है तो उसके पास में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे। मतलब ये जो पेयर है 23rd पेयर हमारा ये है। बाकी के 1st से लेके 22nd तक क्रोमोसोम नंबर 1 से, बेटा यहाँ पर 1 लिख लीजिए, क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 22 तक हमारे ऑटोसोम्स हैं जो कि बाकी के जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जो 23rd पेयर है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। अगर वो फीमेल है तो उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, वहीं अगर वो मेल है तो उसके पास में 1 एक्स क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम है। अब ऑब्वियसली ये सेक्स क्रोमोसोम है तो ये हमारा सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, तो मेल एंड फीमेल के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं मैंने आपको ये बता दिया। अगर सेक्स क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली जो मेल या फीमेल को जो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसके सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसके सेक्सुअली बॉडी में या फिर सेक्सुअली उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वहीं अगर ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम आएंगी तो फिर जो उसकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है या फिर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक होगा, वो नॉर्मल होगा, बट बाकी की जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। इतना आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं जिसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। 1st to 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, वहीं 23rd जो लास्ट पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिप्रोडक्शन में या फिर जो मेल एंड फीमेल है उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके सेक्स में प्रॉब्लम आएगी। और अगर ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल या फीमेल ही रहेगा, बट उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम आएगी। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इन्हीं के बेसिस पर हम 3 डिसऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। 3 डिसऑर्डर्स आपको मेंशन है एनसीईआरटी में। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, सेकेंड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये आपका 21st क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। मतलब 21st क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया अगर आपकी बॉडी में तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो डाउन सिंड्रोम है। इसका मतलब ये ऑटोसोमल बेस्ड है। वहीं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या फिर जो टर्नर सिंड्रोम है ये आपके सेक्स क्रोमोसोम में जब एबनॉर्मलिटी आ जा रही है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जा रहा है या फिर सेक्स क्रोमोसोम कम हो जा रहा है, तो जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपके 2 डिसऑर्डर दिए हुए हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका ऑटोसोमल बेस्ड है एंड क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम आपका सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड डिसऑर्डर है। तो अभी इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको एक बात यहाँ से ये क्लियर हो जानी चाहिए कि डाउन सिंड्रोम में सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, बट वहीं क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा आपको हिंट यहीं से मिल गया होगा, बाकी हम लोग पूरे से डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर हम ब्रीफली इसे अगर एनसीईआरटी की भाषा बताएं तो क्या होता है, बट मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम का जो नाम आपको है डाउन, प्लीज़ इससे कनेक्ट मत करिएगा। मतलब डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपके क्रोमोसोम नंबर डाउन हो रहे हैं। डाउन एक साइंटिस्ट थे, लैंडन डाउन, उनका सरनेम पर बेस्ड है क्योंकि इन्होंने इस जो हमारा डिसऑर्डर है इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, तो इन्हीं के नाम पर इस डिसऑर्डर का नाम रख दिया है डाउन सिंड्रोम। बट एक्चुअल में इसमें क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके पास 21st ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है। मतलब होना क्या चाहिए था आपके पास, क्रोमोसोम नंबर 1 के 2 होते हैं, पेयर होता है ना हमारे पास, ऐसी क्रोमोसोम नंबर 1 से 23rd तक हमारे पास पेयर होते हैं। तो जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है ये भी हमारे पास ऐसे होना चाहिए था, है ना, ऐसे 2 होने चाहिए थे पेयर में। बट गलती से क्या होता है कि एक और क्रोमोसोम नंबर 21 इसकी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, जब भी इसका डेवलपमेंट हुआ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। तो जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो हमने ये पढ़ा था जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है सेम वाला तो इसे हम लोग ट्राइजोमी कहते हैं, पढ़ा था हमने एन्यूप्लॉइडी में। सेम क्रोमोसोम अगर हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए, एक और एक्स्ट्रा आ जाए, तो सेम क्रोमोसोम 3 हो जाते हैं जिन्हें हम लोग ट्राइजोमी कहते हैं।
तो क्या होता है इस डिजीज में एक्चुअली जो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक और एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हो जाती है, जिसको डिस्क्राइब किया था लैंडन डाउन ने। तो क्रोमोसोम बेटा एक्स्ट्रा बढ़ता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम नाम है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। तो पहली बात तो आपको यहाँ से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि डाउन का मतलब कम है। डाउन का मतलब कम कभी भी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, होता कैसे है, 21st ट्राइजोमी से होता है। बहुत ही फेमस ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। कंफ्यूजन आपका ये डाउन वाला और दूसरा 21st ट्राइजोमी होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। इसके बाद में जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं, कॉज हो गया ना आपका, कॉज हो गया आपका कि 21st ट्राइजोमी हो रही है और साइंटिस्ट कौन थे, लैंडन डाउन, ठीक है। आपको ये 2 बातें याद रहेंगी। अब इसमें क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब हमारे पास अगर कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमारे पास 2 क्रोमोसोम थे, 21st क्रोमोसोम पर जो भी जीन है वो जो भी फंक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोटीन बना रहे हैं, 2 थे नॉर्मल बना रहे हैं जैसे कि आप और मेरी बॉडी में बन रहे हैं, बट वहीं अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो वो एबनॉर्मेलिटी हो जाती है प्रोटीन फॉर्मेशन में, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं 21st क्रोमोसोम के चेंजेस से? देखिए, सबसे पहले तो फिजिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको ये देखिए, शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब बॉडी उसकी छोटी होगी, ठीक है। जो बच्चा होगा, जो जिसका 21st ट्राइजोमी होगी, उसको शॉर्ट स्टैचर्ड होगा, छोटा सा जो उसकी बॉडी है वो थोड़ी सी छोटी रहेगी। इसके अलावा दूसरा होगा इसमें, इसकी देखिए, अगर आपको ये याद रखना है कि क्या क्या होता है तो आप ये देख लीजिए, इसकी लाइफ ही खराब है। एक भद्दा सा बच्चा अगर आप ड्रॉ करें, आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अगर आप एक बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब करके उसे बना दें तो इसके सारे के सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे। देखिए होता क्या है, इसका स्मॉल फेस होगा, राउंड होगा, फ्लैट जो बैक है वो फ्लैट होगी, ब्रॉड और फ्लैट फेस होगा, मतलब उसके तबाही कर दी उसकी शक्ल की। स्मॉल होगा, फ्लैट होगा, राउंड होगा, एंड आगे से फ्लैट होगा, पीछे से राउंड होगा। जो हेड है वो खराब होगा, मतलब ओवरऑल जो हेड की शेप होनी चाहिए वो एबनॉर्मल होगी। दूसरी बात, बौना सा छोटा सा होगा। फिर जो टंग है वो बिग होगी, रिंकल्ड होगी या फिर फरोड होगी। इसके अलावा जो माउथ है वो पार्शियली ओपन ही रहेगा, इस टाइप से उसका मुंह बंद नहीं हो पाएगा, पार्शियली ओपन माउथ रहता है। जो पाम है ब्रॉड पाम होगा काफ़ी, और पाम क्रीज होंगी, इसमें इसके पाम्स में क्रीज होंगी, और जो फिंगर है फिंगर टिप्स पर बहुत सारे लूप्स होंगे, मतलब इसका हाथ भी खराब हो गया, हेड भी खराब कर दिया, हाथ भी खराब कर दिया। ऊपर से मुंह खुला रहेगा, और बिग टंग होगी तो मुंह खुला रहेगा ना, ऑब्वियसली बड़ी टंग हो रही है उसकी तो मुंह खुला रहेगा। बिग टंग होगी, ओपन माउथ होगा, और रिंकल्ड, इसकी जो टंग है उस पर रिंकल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो फिजिकली उसे प्रॉब्लम कर दी हमने, छोटा सा बना दिया, हाथ उसके खराब कर दिए, उसका हेड फेस खराब कर दिया, उसका टंग खराब कर दिया, मुंह ओपन रख दिया। इसके अलावा इसका दिल भी खराब कर देंगे, मतलब इसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी होती है बेटा। कंजेनाइटल का मतलब ये होता है कि जो उसे विरासत में तो नहीं कह सकते आप, मतलब विरासत तो इनहेरिटेंस होती है, सॉरी, आप इसे कह सकते हैं कि मतलब बाय बर्थ जो उसे प्रॉब्लम मिली है उसे हम लोग कंजेनाइटल कहते हैं। मतलब जैसे ही पैदा हुआ उसे गिफ्ट मिला कि आप पैदा हुए, आपको बाय बर्थ आपको प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, इसको हार्ट डिजीज होती है। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक ये आपका PYQ है, एक ये आपका PYQ है, इसे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, NCERT में हाईलाइट कर लीजिएगा, NCERT के ही ये पॉइंट्स भी हैं। डेवलपमेंट, ठीक है, चलिए फिजिकल अपीयरेंस तो यहाँ से खराब हो गई, डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो है ही, अब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड है, फिजिकल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा उस बच्चे का। दूसरी बात, साइकोमोटर डेवलपमेंट उसका हो नहीं पा रहा बेचारे बच्चे का। मेंटल रिटार्डेशन भी है, बेचारे का मेंटल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा। तो मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्डेड है, साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्डेड है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसको हो रही हैं, मतलब ये कहीं से भी फिट नहीं है एक्चुअली। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, इसके ऑटोजोम में। तो सेक्स क्रोमोसोम तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है, सेक्सुअली ये एकदम फाइन होते हैं, सेक्सुअली इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सेक्सुअली दे आर ऑल फिट, ये आपको ध्यान रखना है। जितने पॉइंट्स NCERT में दिए वो तो ठीक है, बट सेक्सुअली फिट होते हैं, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है।
तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, इसे एक बार से देख लीजिएगा। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, 21st ट्राइजोमी हो रही है, ये सारे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, शॉर्ट स्टैचर्ड होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, 3 ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हेड है उसकी तो तहस नहस कर दी है, पूरा खराब हो गया है, फेस फ्लैट कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया है, जो टंग है, जो आपके हैंड्स हैं वो खराब कर दिए हैं, पाम जो है ब्रॉड है, उसके बाद क्रीज है, फिंगर टिप्स भी खराब है, फिर जो टंग है वो बिग कर दी है, उस पर भी रिंकल्स हैं, मुंह भी खुला हुआ है। ओवरऑल इसके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पूरी खराब हो चुकी है। अलावा इसके जो हार्ट है उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी मिली हुई है। सेक्सुअली ये फिट होते हैं, इतना आपका जो है डाउन सिंड्रोम में आपको मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी में, और इतने ही पर क्वेश्चंस आते भी हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट डिजीज पर हम जैसे ही मूव करते हैं, इसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको मैं बता देती हूँ, इसके बाद में इसको ध्यान रखने का थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्चुअली होता क्या है कि मैंने आपको ये बताया ना कि 6 क्रोमोसोम बेस्ड है। होता क्या है, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। मतलब क्या हुआ, एक लड़का था, वो लड़का था, मतलब लड़का था तो क्या हुआ, उसके पास XY क्रोमोसोम होना चाहिए था, है ना, लेकिन बाय मिस्टेक इसके पास एक X क्रोमोसोम और आ गया। मतलब अब इसका कैरियोटाइप क्या हो गया, XXY। नॉर्मली मेल क्या होते हैं, XY, बट ये क्या हो गया, XXY। तो कैरियोटाइप इसका क्या हो गया, नॉर्मली कितने होने चाहिए थे, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट एक X और आ गया तो ये हो गए 47 क्रोमोसोम। समझे, तो 47 क्रोमोसोम इनके पास हो जाते हैं, 46 की जगह एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जो कि है X। अब ऑब्वियसली आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक XY क्रोमोसोम है तो ये क्या था, मेल था ना, एक X क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया। एक X क्रोमोसोम किसका होता है, फीमेल्स का। तो मेल तो था ही, ये फीमेल के कैरेक्टर और आ गए बेचारे में। समझे, तो क्या हुआ, XY बेचारा था ही, फीमेल के कैरेक्टर और इसके अंदर आ गए, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे, ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा क्योंकि पूरा मेल ये है, इसके पास XY है, पूरा मेल जैसा मेल बनेगा ये, लेकिन इसके पास में फेमिनिन एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया। फेमस है ये बेटा पॉइंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया में होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है इसे हम लोग गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो किस में हो जाता है बेटा, ये XXY कैरियोटाइप हो गया ना, XY तो मेल तो बना, बेचारा पूरा मेल बन गया, लेकिन इसमें एक और X आ गया तो गायनेकोमेस्टिया भी हो गया। ये आपको पिक्चर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये कंप्लीट मेल है बेटा, और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो गया है, इसे गायनेकोमेस्टिया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो कंफ्यूज हो गया ना कि मैं XY के हिसाब से काम करूं कि मैं XX के हिसाब से काम करूं, क्योंकि कैरियोटाइप तो XXY है ना, अब मैं इसके हिसाब से काम करूं कि मैं इसके हिसाब से काम करूं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर कंफ्यूज। ओवरऑल कंफ्यूजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका खराब हो जाता है। ये बेचारे स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेराइल। ओवरऑल ये स्टेराइल होते हैं, ये कभी भी आगे अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, सेम इसमें भी हमारे सेक्स क्रोमोसोम की ही प्रॉब्लम है। ये इसमें हो क्या रहा है, पहले हमारा एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था ना X वाला, अब एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। एक X क्रोमोसोम कम होने का मतलब क्या है, एक नॉर्मल फीमेल कैसे हो सकती है, XX, लेकिन अगर इसके पास एक X क्रोमोसोम कम हो जाए तो क्या हो गया, X एंड 0, X की जगह पर क्या हो गया, 0। तो नॉर्मली कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 46, बट इसके पास क्या हो गया, 45 हो गया ना, क्योंकि एक क्रोमोसोम X वाला माइनस हो गया। तो इसका जो कैरियोटाइप है वो 45 हो जाता है और X एंड 0 इसके पास क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब एक X क्रोमोसोम में पूरी कंप्लीट फीमेल होने के लिए कितने क्रोमोसोम होने चाहिए, 2 X क्रोमोसोम होंगे तो कंप्लीट फीमेल का जो डेवलपमेंट है वो होगा, नॉर्मल फीमेल डेवलप होगी। बट इसके पास है एक X क्रोमोसोम, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। जैसे ही ये बच्ची बड़ी होती है, इसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, ढंग से ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, जो भी एक गर्ल को बड़े होकर उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस इसमें आएंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम आएंगी।
इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ही आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसकी जो ओवरीज है ना, ओवरीज ही डेवलप नहीं हो पा रही है, मतलब ओवरीज ही रूडिमेंट्री रह जाती हैं। अब ओवरीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं तो फिर ये फीमेल ओवा नहीं बना पाएगी। जहाँ ओवा नहीं बना पाएगी वहाँ पर स्टेरिलिटी तो हो गई ना, स्टेराइल तो हो गई ना ये। अब ये स्टेराइल हो गई। हुआ क्या, एक एक्स क्रोमोसोम अगर ज़्यादा आ गया मेल के पास में तो उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ। एक एक्स क्रोमोसोम अगर कम रह गया किसी फीमेल के पास में तो उसे टर्नर सिंड्रोम हुआ। दोनों ही स्टेराइल हुए क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई। इसका मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो तहस नहस हो ही गई। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में आपको इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एंड ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये आपको इमेज इसकी दी हुई है टर्नर सिंड्रोम की आपकी एनसीईआरटी में, ये देख लीजिए, अंडर डेवलप फेमिनिन कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया इसका। बात ये आती है कि इसे याद कैसे रखें। मैम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में फीमेल आ रहा है, एंड मैम टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल अंडर डेवलप फीमेल हो रही है, तो हम क्या करें, हम इसे याद कैसे रखें कि टर्नर ही ये वाला है एंड क्लाइनफेल्टर्स ही वो वाला है। तो देखिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मुझे पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्लाइनफेल्टर्स तो मैंने कैसे याद किया हुआ है कि जो आप लोग वो बनाते हैं ना, सेल्फी कैमराज में बहुत सारे फिल्टर्स लगाते हैं, तो कभी कभी उसमें वो लिपस्टिक वगैरह लग कर आ जाती है। तो इसमें मैंने कैसे याद रखा हुआ है कि जो मेल है ना, इसमें क्लाइनफेल्टर्स जैसे ही लगाया, जैसे ही स्नैपचैट का फिल्टर लगाया आपने, तो इसमें हो क्या गया बेचारे में, फिल्टर जैसे ही आपने लगाया तो मेल तो था ही पर इसके पास लिपस्टिक और लग गई, या फिर इसके पास गायनेकोमेस्ट्रिया हो गया। ठीक है, तो मतलब जो आपका स्नैपचैट का फिल्टर लगा के जैसे आपको मेल को लिपस्टिक लगा देते हैं, सेम वैसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल है उसमें फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एक तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, और टर्नर सिंड्रोम को आप कैसे याद रख सकते हैं, इसमें आप क्या करेंगे, टर्न से आप याद रखेंगे कि एक फीमेल थी नॉर्मल XX, इसका एक X 0 में टर्न हो गया, तो ये हो गया हमारा टर्नर सिंड्रोम। इसे सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तीन ही हमें देखने थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दो हमारे सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड है और एक ऑटोसोमल बेस्ड है जो कि ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से होती है। ये हमारे तीनों डिसऑर्डर्स पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये यहाँ पर प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट, ये कैरियोटाइप ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है, एक ये आपको, एक ये स्टेराइल होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, कैरियोटाइप याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया, इतना आपको इंपॉर्टेंटली लर्न रखना है। इसमें मैंने आपको बता दिया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ऑल, ये सभी हैं आपके क्वेश्चन आते हैं, बट मैं बता रही हूँ ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। अब हम लोग मूव करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पर। अब देखते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जैसे कि हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ा कि सेक्स क्रोमोसोम अगर बेस्ड है तो हमने दो पढ़े, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अगर हमारा ऑटोसोमल बेस्ड था तो हमने क्या पढ़ा, डाउन सिंड्रोम। सेम यहाँ पर ही हम लोग डिवीजन करके पढ़ेंगे, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आई तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और वहीं अगर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आई तो फिर हम लोग सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। सेक्स लिंक में भी हमारे पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक X एंड एक Y। ह्यूमन बीइंग्स में XY क्रोमोसोम होते हैं। अगर X क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आई तो X लिंक्ड बोलेंगे, और Y क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आई तो Y लिंक्ड बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। इसके अलावा इसमें हम लोग एक और डिवीजन पढ़ लेते हैं, या तो ये डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आपको ये पता है क्रोमोसोम नंबर 1 के हमारे पास दो है ना, पेयर ही तो होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स का। अब क्रोमोसोम नंबर 1 के हमारे पास ये हमारे पास पूरा पेयर है, ठीक है। और हम लोग केसेस लिख लेते हैं। और दूसरा है हमारे पास ये केस, एक ये वाला, जिसमें कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 के ये 2 हो गए, ठीक है। तीसरा हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
ये 3 अलग अलग पर्सन है, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2 एंड पर्सन नंबर 3 के हमने क्रोमोसोम ड्रॉ कर लिए। मतलब ये मान लीजिए आप सीता, गीता और रीता हो गए। ये सीता है, ये गीता है एंड ये रीता है। इसके हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक नॉर्मल है, सीता नहीं रीता नॉर्मल है, मतलब रीता का दोनों क्रोमोसोम सही है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 रीता के दोनों सही है तो क्रोमोसोम नंबर 1 खराब नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 1 की से कोई डिजीज नहीं है, मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर 1 सही है तो ये सही है, इसे कोई बीमारी है ही नहीं, मतलब ये बेचारी फिट एंड फाइन है, ठीक है, फिट एंड फाइन है। वहीं अगर मैं ये कहूँ कि गीता का क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम डैमेज्ड है एंड एक क्रोमोसोम ठीक है, मतलब एक क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हुआ है और एक पर नहीं हुआ है। वहीं जो सीता है, सीता के जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके दोनों क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो चुका है, मतलब दोनों क्रोमोसोम इसके खराब है। अब जिस लड़की के दोनों सही हैं उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिसका क्रोमोसोम नंबर 1 के दोनों क्रोमोसोम खराब है उसे डेफिनेटली बीमारी है, ठीक है। तो सीता को डेफिनेटली बीमारी हो गई, ये बेचारी हो गई डिजीज्ड। लेकिन गीता का क्या, इसका एक क्रोमोसोम खराब है और एक क्रोमोसोम खराब नहीं है, तो अब इसे हम डिजीज्ड कहें या फिर इसे हम नॉर्मल कहें, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। तो अगर बेटा कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ऐसा जीन खराब हो रहा है जो कि क्या कर रहा है कि अगर एक क्रोमोसोम का भी खराब हो जा रहा है तो भी पूरी फंक्शनिंग खराब कर दे बॉडी की, समझ रहे हैं आप, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग खराब कर दे। या फिर कोई ऐसा भी हो रहा है कि मतलब अगर एक हमारा खराब हो जाता है जीन, अगर दोनों जीन खराब हो गए तो प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए अगर कोई एक जीन खराब हो जा रहा है लेकिन दूसरे वाले क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है वो काम वो कर रहा है, फंक्शन, ठीक है, ये वाला तो बेचारा फंक्शन नॉन फंक्शनल हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला जीन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर प्रॉब्लम थी लेकिन एक अगर अफेक्टेड हमारे पास जीन बचता है, एक खराब अगर जीन बचता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बॉडी में। एक अगर अफेक्टेड हो रहा है, जैसे गीता के केस में एक अफेक्टेड हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रही, गीता नॉर्मल है बेचारी, गीता नॉर्मल दिख रही है यहाँ पर, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस डिजीज को हम कहते हैं डिजीज उतनी हावी नहीं हो रही गीता पर। अगर एक क्रोमोसोम खराब हो रहा है तो दूसरे क्रोमोसोम पर उतना हावी नहीं हो रहा, इसका मतलब डोमिनेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब डिजीज क्या है, रिसेसिव। एक अगर खराब है तब भी बॉडी नॉर्मल चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिजीज हो गई हमारी रिसेसिव। अगर आप कैच कर पा रहे हैं तो देखिए, अगर एक हमारा क्रोमोसोम खराब है लेकिन दूसरा नॉर्मल फंक्शन कर पा रहा है, इसका मतलब एक के खराब होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये डिजीज क्या हो जाती है हमारी, रिसेसिव। वहीं ये बेचारी गीता का एक खराब था, ठीक है, एक केस तो ये हो गया कि एक के खराब होने से दूसरे ने नॉर्मल फंक्शन किया तो ये डिजीज हो गई हमारी रिसेसिव। बट वहीं अगर हम दूसरा केस ये ले लें कि गीता का एक ये जो क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम खराब होने की वजह से क्या हुआ, ये एक क्रोमोसोम खराब था और एक नॉर्मल था, येलो वाला नॉर्मल एंड ये वाला खराब, तो क्या हुआ, ये जो खराब वाला क्रोमोसोम था ये तो नॉन फंक्शनल था ही, लेकिन इस नॉन फंक्शनल इसके होने की वजह से ये वाला क्रोमोसोम भी वर्क नहीं कर पा रहा, या फिर इसका भी जो वर्क है वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेटिंग जीन हमारा खराब हो गया। अगर हमारा डोमिनेटिंग खराब हो रहा है तो इसका मतलब ये है डोमिनेटिंग डिजीज, तो डोमिनेटिंग डिजीज। एक बार से मैं आपको और समझा देती हूं कि अगर दोनों क्रोमोसोम खराब हो गए तो डिजीज खराब हो ही गई, दोनों क्रोमोसोम सही है तो डिजीज नहीं है। बट अगर एक क्रोमोसोम के खराब होने से डिजीज हो जाती है, दो क्रोमोसोम है ना हमारे पास, अगर एक क्रोमोसोम के खराब होने से डिजीज हो रही है तो वो डोमिनेटिंग डिजीज है। वहीं अगर एक क्रोमोसोम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग कर पा रहा है, एक क्रोमोसोम खराब है तो बढ़ा रहा है, मैं नॉर्मल फंक्शनिंग कर लूंगा, इसका मतलब डिजीज है रिसेसिव। आई होप यू आर कैचिंग। एक क्रोमोसोम अगर खराब है और उसकी वजह से डिजीज नहीं है तो वो रिसेसिव है, बट अगर एक के खराब होने से डिजीज हो रही है तो वो डोमिनेटिंग है, मतलब वो खराब जीन डोमिनेट कर रहा है, नॉर्मल वाले को डोमिनेट कर रहा है कि मैं खराब हूं तू भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग ऑटोसोमल को भी डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, सेम हम लोग सेक्स लिंक को भी करेंगे। तो आगे देखिए, ऑटोसोमल में हम लोग एक डिजीजेस पढ़ेंगे जिसे हम लोग डोमिनेट कहेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट,
एंड दूसरा होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, सेम हम लोग सेक्स लिंक्ड में पढ़ेंगे। बेटा सेक्स लिंक में एक मैं आपको खुशखबरी बताऊं कि वाई लिंक्ड जो है ना आपकी एनसीईआरटी में कोई दी नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में दी एक्स लिंक्ड है, तो आपको सिर्फ एक्स लिंक्ड ही डिजीज पढ़नी है। एक्स लिंक में हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव। एक और खुशखबरी कि डोमिनेंट आपको एक्स लिंक डोमिनेंट कोई डिजीज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव गिवन है। तो अगर आप लोग एक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में कौन सी गिवन है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, ऑटोसोमल की बात करें तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव आप पढ़ेंगे। अब अगर डोमिनेंट की बात करें तो आपको जनरली रिसेसिव का डिस्कशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट डोमिनेंट भी एक दी हुई है। डिस्कशन का ही नहीं है, बट उसका नाम आपको छुपा के एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। अब छुपा के कहाँ दिया है वो आप ढूंढ लीजिएगा, बट मैं आपको नाम बता देती हूँ, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसमें कुछ होता है, आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस के बारे में अब क्या हम करेंगे, पूरा इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, और दूसरा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बारे में पूरा इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए ऑटोसोमल रिसेसिव पहले पढ़ लेते हैं, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव एक्चुअली 4 हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, थैलासेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का आपको वहाँ पर डिटेल दी हुई नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए। बट हाँ, इसका नाम तो आपको मेंशन है, तो नाम आपको करना ही है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक बार मैं आपको बता दूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव इसका मतलब क्या है कि ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा, ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो रही होगी। और दूसरी बात, रिसेसिव का मतलब क्या है कि ऑटोसोम जो है, मान लीजिए क्रोमोसोम ये है ए वाला, तो दोनों अगर डिजीज होंगे तो ही बीमारी होगी, और अगर एक डिजीज होगा, एक नॉर्मल अगर होगा तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या है, दोनों क्रोमोसोम पर डिजीज वाला जीन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई है हम लोग ने मेंडल के जब क्रॉस किए तो वहां पर भी तो यही डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट देखा था, वही है ये। फर्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को अगर आप इसके नाम से ही देखें तो काफी कुछ नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए सिकल अगर देखें तो सिकल से सिकल शेप आपका आता है। सिकल आपको पता होगा, सिकल शेप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए ऐसा कुछ शेप होता है ना, उसे सिकल कहते हैं। सेल एंड एनीमिया, एनीमिया का मतलब है खून की कमी, पता ही है हम सबको। सिकल सेल मतलब क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं ना हमारी, इसमें सिकल शेप की हो जाती है। अब ये होती क्यों है और कैसे होती हैं और कब होती हैं, ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है इसमें, आप सबको ये पता है कि हमारे जो ब्लड है, जो हमारी जो आरबीसीज है, इनका रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। जो हीम है, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए हीमोग्लोबिन का अगर आप एक मॉलिक्यूल देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। क्या होता है इसमें, रेड कलर से बना रही हूं क्योंकि ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहां पर बना देते हैं, इस साइड में थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास में होता क्या है, 4 तो हीम पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये 4 हैं हीम पार्टिकल। हीम पार्टिकल H ही होता है, हीम पार्टिकल है। ठीक है, जिनके बीच में आयरन है। ठीक है, 4 हीम पार्टिकल है, उनके बीच में क्या है, आयरन है। और होती हैं 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन। ठीक है, जिनमें से 2 होती हैं अल्फा चेन और 2 होती हैं बीटा चेन। ये हमारा पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। मतलब क्या है, 4 हीम पार्टिकल हैं जिनके बीच में आयरन है, और वहीं 4 हमारी ग्लोबिन प्रोटीन की चेन है, जिसमें से कि 2 चेन का नाम है अल्फा एंड 2 चेन का नाम है बीटा। समझ गए? अब होता क्या है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब वहीं ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बाय फॉल्ट इसमें क्या हो गया, एक प्रॉब्लम।
कभी कभी क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, इसके अगर हम इसको आगे थोड़ा सा ऐसे बनाएं तो क्या होगा, ये ग्लोबिन चेन बना ली हमने, लो 4 5 6 7 8 9 जितने चाहो उतने बना लो, एंडलेस। ये हो गई हमारी बीटा ग्लोबिन चेन। तो अगर हम इसको काउंट करें, इस पर क्या है, ऑब्वियसली ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन है, उसके ये अमीनो एसिड मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए। अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, ठीक है, तो जो सिक्स्थ है ना हमारा, सिक्स्थ पोजीशन पर होता क्या है, जो बीटा ग्लोबिन चेन की, ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, जो बीटा ग्लोबिन चेन की जो सिक्स्थ पोजीशन है उस पर एक्चुअली होता क्या है, आपको ये बात तो पता ही होगी, बायोमोलिक्यूल से आप लोग पढ़कर आ रहे हैं कि जो अमीनो एसिड हैं ये प्रोटीन बनाते हैं आगे जाके, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड और एक होता है वेलिन, पढ़े हैं आपने अमीनो एसिड के बारे में, आपने पढ़े होगा। तो क्या होता है, जो सिक्स्थ पोजीशन होती है ना, यहाँ पर एक्चुअल में होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, सिक्स्थ पोजीशन पर होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, बट बाय फॉल्ट ग्लूटामिक एसिड की जगह पर यहां मिलता है हमें वेलिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर हमें वेलिन मिलता है, जिसकी वजह से होता क्या है, अरे यार सॉरी, ठीक है, होता क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, जिसका कोड क्या होता है GAG, उसकी जगह पर हो जाता है वेलिन, जिसका कोड है GUG। मतलब हुआ क्या था, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये जो कोड दिया हुआ है ये आपको RNA का कोड दिया हुआ है, ये जो RNA का कोड है GAG, इसकी जगह पर गलती से हो गया GUG, जो RNA है GAG बनाता था ग्लूटामिक एसिड, GUG बनाता है वेलिन। RNA में क्या हुआ, ये जो A है, A की जगह पर क्या लग गया है, U, मतलब एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो गया, मतलब सिकल सेल एनीमिया है बेटा आपका पॉइंट म्यूटेशन का रिजल्ट। हुआ क्या, जो हमारी बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड मिलना चाहिए था, जिसकी जगह पर हमें मिलता है वेलिन। ग्लूटामिक एसिड का कोड है GAG, जो कि बाय डिफॉल्ट, जो कि कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है GUG, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। होना चाहिए था GAG, गलती से हो गया GUG, तो GAG से क्या बन रहा था ग्लूटामिक एसिड, GUG से बनने लगा वेलिन। हमारी जो बीटा ग्लोबिन चेन है यहां पर आ गया वेलिन, अब चेन हमारी खराब हो गई है, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम हुई है पॉइंट म्यूटेशन से, हो गई है हमारी खराब चेन। अब चेन खराब हो गई है तो आगे जाके हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज है बेटा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में ये जो चेंज हुआ है ना म्यूटेशन का जो पॉइंट है, यहाँ पर भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी इसके बारे में। देखिए ये आपका NCERT का दिया हुआ है, ये mRNA का सीक्वेंस होता है GAG, इसमें गलती से हो जाता है GUG, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर मिल जाता है आपको वेलिन। ये अगर विजिबल नहीं है तो फिर रेड कलर कर लेते हैं, क्या हो जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन। अब ये आपका नॉर्मल बन रहा था हीमोग्लोबिन, ये हो गया यहाँ पर खराब। जैसे ही ये खराब हुआ तो क्या होता है नॉर्मली तो ये बच्चा जो सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट है, नॉर्मली तो बेचारा नॉर्मल रहेगा, जैसे ही भाग रहा है ये, इसको ऑक्सीजन की जैसे ही कमी महसूस हुई इसकी बॉडी में, हांफने लगा ये, इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुई, इसकी जो RBCs है ना बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। मतलब जो RBCs है नॉर्मल क्या होती है हमारी, बायकॉन्केव, ब्लड वेसल्स में आराम से घूमती हैं, ठीक है, बायकॉन्केव होती हैं, ब्लड वेसल्स में बहुत स्मूथली घूमती रहती हैं। लेकिन जहाँ पर हुआ ऑक्सीजन का स्ट्रेस, वो स्ट्रेस ये बेचारा म्यूटेटेड, ये जो परेशान वाला जो ग्लोबिन की जो चेन है, इसका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है सहन नहीं कर पाता कमी ऑक्सीजन की कमी सहन नहीं कर पाया, तो ये बायकॉन्केव होने की जगह पर स्ट्रेस में आ जाता है और सिकल शेप हो जाता है। अब सिकल शेप RBC हमारी बॉडी में, जैसे ही ऑक्सीजन का स्ट्रेस हुआ RBC का शेप जो है वो सिकल शेप हो गया। अब RBC ये सिकल शेप है, बायकॉन्केव बहुत स्मूथली मूव कर रही थी हमारी ब्लड वेसल्स में, जैसे ही ये सिकल शेप हुआ क्या, अब ये यहां पर जैसे जा रही है ना, इकट्ठी होती जा रही है और ब्लॉकेज कर देती है RBCs में, ये जो हमारी ब्लड वेसल है इसमें ब्लॉकेज कर देती है।
तो कभी कभी तो ब्लॉकेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, ठीक है, क्लॉट बन जाता है वहाँ पर। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पेशेंट है बेचारा उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा, मतलब पेशेंट जो है जितना नॉर्मल हम होते हैं ना, हम स्ट्रेस में को कवर कर लेते हैं, ये स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, इन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, ठीक है। इतना ही आपकी एनसीईआरटी में इस डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है। अब इसे सही कैसे करें, अब इस पेशेंट को हमें जिंदा रखना है, हम सही कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी सिकल शेप होती जा रही है, तो हम रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते रहते हैं कि अब इसका ब्लड में बहुत सारी सिकल शेप जैसी हमें आरबीसी देखी, अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरा ब्लड दे देंगे। अब जैसे ही ब्लड देंगे हम नॉर्मल वाला, तो काफ़ी दिन तक नॉर्मल चलेगा, फिर अगेन हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका सोल्यूशन है, रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आपको सिकल सेल एनीमिया समझ में आया कि जो mRNA जो होता क्या है, पेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन लग जाता है, और mRNA का जो सीक्वेंस है वो GAG की जगह पर GUG हो जाता है। इतना तो आप लोग नॉर्मली अपना जो पढ़ते हैं, जो भी आप लोग चैप्टर्स पढ़ते हैं, या जो भी अगर आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि कोड क्या चेंज हो जाता है। एनसीईआरटी की लाइंस में भी मेंशन है कि GAG की जगह पर GUG चेंज हो जाता है। बट वहीं अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि बताइए कि जो आपका जीन है, हीमोग्लोबिन का जो जीन है, उसमें क्या चेंजेस हो जा रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ डीएनए में क्या चेंजेस हो जा रहे हैं, तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि आपको याद है GAG की जगह GUG होता है, और फर्स्ट ऑप्शन आप लोग मार्क करके आ जाते हैं। अगर डीएनए की बात की जाए ना, तो ये वाला देखिएगा, इसको भी अपनी एनसीईआरटी में एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा कि कोडिंग में और नॉन कोडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। म्यूटेशन तो जीन में हुआ है ना, म्यूटेशन तो डीएनए में हुआ है, म्यूटेशन हुआ है यहाँ पर, देखिए ये कोडिंग सीक्वेंस, और ये आपका नॉन कोडिंग जो है स्ट्रैंड, इस पे CTC की जगह पर CAC हो गया है, जिसकी वजह से GAG की जगह पर GUG हो गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल आता है प्रीवियस ईयर से, तो बहुत इजी है, mRNA का सीक्वेंस चेंज होता है और ये आपका अमीनो एसिड कौन सा चेंज हो रहा है। बट अगर डीएनए की बात करें, तो डीएनए का सीक्वेंस ये है बेटा, इसको आप लोग एनसीईआरटी में मार्क जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है या जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ भी रहा होगा कि इसका सीक्वेंस आप लोग क्या बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बना भी सकते होंगे, ठीक है। तो मेरा तो मानना ये कि आप इसे थोड़ा सा ध्यान ही रखिए तो बेटर होगा, इसे मार्क जरूर कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाँ अच्छा, सिकल सेल एनीमिया। एक चीज़ मैं आपको और ये बताऊं कि आपने कहीं नोटिस किया कि जो हमारी आरबीसीज थी उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी एनीमिया हो रहा है ना, एनीमिया हो रहा है। बट आरबीसीज की हमारी जो शेप है, सॉरी जो हमारा आरबीसीज का नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, नंबर खराब नहीं हो रहा है, लेकिन क्वालिटी खराब हो रही है, क्वालिटी खराब हो रही है। तो जहां पर क्वालिटी खराब हो रही है, तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, जो कि आपका PYQ है। एंड ये आपको सिकल सेल एनीमिया वाले उसमें नहीं दिया हुआ है, ये आपको नेक्स्ट डिजीज में मेंशन किया हुआ है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है ये। तो आपका ये ध्यान रखना है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, PYQ है बेटा, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की ये है बेटा मॉलिक्यूल, इसमें कहाँ पर चेंज आ रहा है वो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कोड्स हैं आपको ये याद रखने हैं, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये याद रखना है, और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है ये ध्यान रखना है। क्वालिटी खराब हो रही है, इसकी क्वांटिटी खराब नहीं हो रही है, मतलब क्वांटिटी ओवरऑल एनीमिया तो हो रहा है, बट क्वालिटी जो है ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्योंकि जीन खराब होने की वजह से क्वालिटी खराब हो रही है। एनीमिया तो इसलिए हो रहा है क्योंकि फिर वो सिकल शेप हो जाती है आरबीसीज, तो फिर वो ब्लॉक अगर खराब हो जाती है वहाँ, वो उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। बट जीन की वजह से आपकी क्वालिटी खराब हो रही है, तो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इतना हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग थैलासेमिया पर। थैलासेमिया को आप अगर याद रखना चाहें ना, तो एक ट्रिक है,
आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि थैला भर के आपका जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है, तो फिर इसको थैलासेमिया कहते हैं। जस्ट याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है, इसमें थैला भर के आपका ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब इसमें एनीमिया आपको होना ही होना है। कैरेक्टरिस्टिक है इसका एनीमिया। दूसरी बात, क्वांटिटी खराब हो रही है, इसमें क्वांटिटी खराब होती है, तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो थैलासेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव की ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटी खराब हो रही है, थैला भर के हमारा ब्लड जो है वो कम बन रहा है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन जान लेते हैं। रीजन जैसे ही हम लोग इसका जानने का ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें ना 2 टाइप के हम लोग थैलासेमिया पढ़ते हैं। एक होता है अल्फा थैलासेमिया एंड एक होता है बीटा थैलासेमिया। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 2 टाइप के थैलेसीमिया आप लोग पढ़ेंगे, एक अल्फा एंड एक बीटा। अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है, देखिए 2 टाइप के आपके थैलेसीमिया होते हैं। जो आपका जीन है ना, क्रोमोसोम नंबर, अगर आपका क्रोमोसोम नंबर 16 में कोई इशू आ रहा है, वो होता है अल्फा थैलेसीमिया। बट वहीं अगर क्रोमोसोम नंबर 11 में इशू आ रहा है, तो वो आपका कैटेगरी में आता है बीटा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम नंबर अल्फा पहले आ रहा है, स्वीट 16 है इसका, तो इसमें 2 पेयर ऑफ क्या है, 2 पेयर ऑफ जीन है। मतलब क्रोमोसोम नंबर 16 पर एक तो ये वाला पेयर हो गया और एक ये वाला पेयर, 2 पेयर ऑफ जीन में खराबी आ जाती है। इस जीन का नाम है, एक का फर्स्ट वाले का HBA1, दूसरे वाले का नाम है HBA2। ये इसका नाम है और ये इसका नाम है। ठीक है, एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला। 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 16, इसमें 2 जगह पर पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, एक जीन HBA1 और दूसरा जीन HBA2। इसके 2 जीन खराब हो रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 16 के, किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी अल्फा वाली जो चेन थी ना, वो हमने स्ट्रक्चर देखा था अभी इससे पहले वाले में, ये जो अल्फा चेन थी, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब क्वांटिटी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक चेन की कम है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम है, जिसकी वजह से आपके पास एनीमिया की शिकायत जनरली हो जाती है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो क्या हुआ, अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा चेन है, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। होता क्यों है अल्फा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम नंबर 16 के 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, HBA1 HBA2। ठीक है, अब आते हैं बीटा थैलेसीमिया पर। बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो 11 है ना, उस पर एक पेयर ऑफ जीन खराब हो जाता है, जिसका नाम हमने रख दिया है HBB। ठीक है, हीमोग्लोबिन का A1 A2 यहाँ हो गया और HBB यहाँ हो गए। ठीक है, ये किस में हो गया, बीटा थैलेसीमिया में। तो 11 में एक पेयर ऑफ HBB, 11 1 है ना, BB थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, आपको ऐसे याद रहेगा, और A1 A2 तो वहाँ है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम, जहाँ पर अल्फा चेन कम हो रही थी, यहाँ पर बीटा चेन नहीं बन पाती। अब बीटा चेन नहीं बन पा रही है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। इस तरह ही आपकी NCERT में दिया हुआ है थैलासेमिया के बारे में। याद करने का तरीका, थैले में थैला भर के जो ब्लड है वो कम है, तो थैलासीमिया में एनीमिया होता है। क्वांटिटी आ रही है थैले से, तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो रही है ना, वहाँ क्वालिटी खराब हो रही थी ब्लड की, यहाँ पर क्वांटिटी खराब हो रही है। NCERT से आप एक बार इसे और पढ़ लीजिएगा और क्लियरेंस के लिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया को समझने के लिए आप एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक है मिस्टर रामू। ठीक है, मिस्टर रामू बाइक पर सवार होके आता है आपके घर पर। ठीक है, आपके घर पर जैसे ही ये आता है, तो रामू काका बन जाता है आपका। ठीक है, आपके रामू काका है मिस्टर रामू। मिस्टर रामू अपने गांव में तो मिस्टर रामू है, बट आपके घर आते हैं तो रामू काका बन जाते हैं। रामू काका क्या क्या काम करते हैं, आपके घर में दूध लाकर भी दे रहे हैं। ठीक है, आपकी किचन को भी संभाल रहे हैं, कुक भी हैं, आपके जो बाकी के मार्केट के काम है वो भी करते हैं। आपके घर के ओवरऑल सारे काम रामू काका कर रहे हैं। ओवरऑल सारे, रामू काका के एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे काम रामू काका कर रहे हैं, लेकिन रामू काका वैसे काम नहीं करते, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करते, बट ऐसे दूध लाने का काम, कुक का काम, मार्केट जाने का काम, जो भी आपके एक्स्ट्रा काम है, आपकी टेक केयर, ये सब कुछ कौन करते हैं, रामू काका करते हैं। ठीक है, अब रामू काका आते किससे, बाइक से, अपने गांव से आपके घर। ठीक है, ये बाइक किससे चलती है, पेट्रोल से ऑब्वियसली।
ठीक है। अब पेट्रोल की चल रही है स्ट्राइक, पेट्रोल मिलना आ गया बंद, पेट्रोल नहीं है। जैसे ही पेट्रोल की सप्लाई बंद हुई, बाइक चलना बंद हो गई। बाइक चलना बंद हो गई तो रामू काका यहां से यहां आ ही नहीं पाएंगे। अब रामू काका जैसे ही मिस्टर रामू से रामू काका वाली पोजीशन पे आएंगे ही नहीं, तो आपके ये काम कौन करेगा? हो ही नहीं पाएंगे आपके ये वाले काम। अब आपके घर में एक दिन रामू काका की एब्सेंस में दूध नहीं आया तो चाय नहीं बनेगी, ठीक है। कुक नहीं है तो खाना जोमेटो से आएगा, और मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो मार्केट से दूध, ब्रेड और जो भी चीज़ें हैं वो आपकी आ नहीं पाएंगी, और टेक केयर आपको खुद ही करनी पड़ेगी, आपकी या छोटे बच्चों के घर में अगर रामू काका करते हैं तो क्या हुआ? इन सब में ये सारी प्रॉब्लम्स आई। सेम ऐसा होता है फिनाइल कीटोन यूरिया में। होता क्या है देखिए, अच्छा रामू काका जो है मल्टी फंक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक है पर काम बहुत सारे कर रहे हैं। इससे भी मैं आपको आगे एक पॉइंट बताऊंगी। होता क्या है हमारी बॉडी में बेटा, एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, ठीक है। फिनाइल एलानिन एक एंजाइम की मदद से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कैसे काम कर रहा है? क्योंकि इसका जो जीन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, वो ये काम करवा रहे है ना। ऑब्वियसली जीन्स है ना हमारी बॉडी में जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स और वो सब बनवा रहे हैं, ऑब्वियसली डीएनए से जीन है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन प्रिकर्सर है बहुत सारे हार्मोन्स का, प्रिकर्सर है मेलाटोनिन का, प्रिकर्सर है एड्रेनलिन का, प्रिकर्सर है डोपामीन का, प्रिकर्सर है थायराइड हार्मोन का। अब थायराइड हार्मोन बहुत काम कर रहा है, ये सारे बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है फिनाइल कीटोन यूरिया में? गलती से क्या, ऑब्वियसली डिसऑर्डर है हमारा, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो क्या हो रहा है? जीन खराब हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन खराब हो गया। किसका? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाने वाला जीन खराब हो गया। अब जैसे ही फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो जीन है वही खराब हो गया, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सप्लाई हो गई बंद। जहां पर पेट्रोल नहीं आ पा रहा था, स्ट्राइक लग गई थी, तो पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई, तो बाइक नहीं चल पा रही थी ना। सेम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज अब है ही नहीं आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जैसे ही फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है नहीं, टायरोसिन बनेगा नहीं। टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये सारे हार्मोन नहीं बनेंगे। अब ये सारे हार्मोन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? इनकी डेफिशिएंसी से हमें हो जाएंगी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जैसे कि देखिए हो क्या रहा है, फिनाइल एलानिन ये हाइड्रोक्सिलेज है नहीं क्योंकि इसका जीन खराब है, टायरोसिन नहीं बना तो ये सब कुछ नहीं बना। जैसे ये सब कुछ नहीं बना, अब क्या हो रहा है? अब हमारी बॉडी में टायरोसिन तो नहीं है, लेकिन फिनाइल एलानिन बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब ये पड़ा हुआ है तो कहीं तो जाएगा, ब्रेन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ? ब्रेन में बहुत सारा फिनाइल, ये जो आपका एलानिन है भर गया, ब्रेन में कोई चीज एक्स्ट्रा भर दी तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया हमारा। मेंटल रिटार्डेशन इस पेशेंट को हो जाता है बेटा। इसके अलावा मेलाटोनिन नहीं बन पा रहा, तो ये हमारा पिगमेंट जो होता है ना, पिगमेंट हमारी स्किन का पिगमेंट का जो हार्मोन होता है वो है, तो डीपिगमेंटेशन हो जाता है। हेयर लॉस भी होता है इसमें, एक हेयर लॉस भी आप लिख लीजिए। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो फंक्शन करते हैं, इनकी एब्सेंस में जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ, इससे बीमारियां हो जाती हैं। जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो ये 3 है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया आपको समझ में आया बेटा? क्या हो रहा है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा फिनाइल एलानिन, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन और डीपिगमेंटेशन और हेयर लॉस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर फिनाइल कीटोन यूरिया भी खत्म। नेक्स्ट है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा बताया नहीं है आपको, बट हल्का सा डिस्कस करके इसने थोड़ा सा टर्म देकर आपको छोड़ दिया है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है, एक जीन जो कि म्यूकस बनाता है वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से जो म्यूकस है वो एक्सेस अमाउंट में बनना, मतलब म्यूकस को थोड़ा सा जो भी है रेगुलेटिंग जीन जो है उसका खराब हो जाता है, तो एक्सेस म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉडी में बहुत सारा म्यूकस है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे गीला ज़्यादा है ना, म्यूकस ज़्यादा है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
म्यूकस गले में ज़्यादा हो रहा है तो ब्रोंकाइटिस होना स्टार्ट हो जा रही है, गले में और लंग्स में वगैरह वगैरह में हो जा रहा है तो ब्रोंकाइटिस हो जा रही है। फूड पाइप में, अब ये फूड पाइप है, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है पूरे में म्यूकस, एब्जॉर्प्शन होना है यहीं से, म्यूकस चिपका पड़ा है तो एब्जॉर्प्शन फूड का हो नहीं पा रहा तो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है। और जनरली क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से अर्ली एज में जो वो है पेशेंट, उसकी डेथ हो जाती है जनरली। बट अब थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह आ गई तो थोड़ा बहुत इसको एक्सटेंड कर दिया, बट डेथ तो होनी ही होनी है इसकी, इस डिसऑर्डर की वजह से। तो ये हो गया आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस भी यहाँ पर खत्म। हमने एक बार से यहाँ पर देख लीजिए, हमने पढ़ लिए हैं हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव के ये सारे, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डोमिनेंट का जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, आपको नाम याद रखना है, इसके बारे में डिटेल आपको पढ़नी नहीं है। एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट है ही नहीं एनसीईआरटी में, रिसेसिव में आपको 2 डिजीजेस हैं, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। रिसेसिव एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें वाई तो है ही नहीं ना, वाई वाली हमें पढ़नी नहीं है तो एक्स वाली पढ़ेंगे, डोमिनेंट है नहीं तो रिसेसिव पढ़ेंगे, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस में होता क्या है बेटा, सबसे पहले इसका एक जो मेन पॉइंट है वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पढ़ेंगे 2 हम लोग पढ़ेंगे, बताऊंगी आगे जाके, बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये शो करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता क्या है, इसके बारे में एक बार से थोड़ा सा तसल्ली से देख लीजिए। देखिए, आपको ये पता है कि जो डिजीजेस हैं, आपको ये पता है कि जो ह्यूमन है एक्स होता है फीमेल एंड XY होता है मेल। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम पर ही खराब जीन प्रेजेंट होगा, है ना, तो हमने ये लिख लिए नॉर्मल इनके क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम और रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों पर खराब का जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, CC लिख दिया हमने, CC लिख दिया या फिर DD लिख देते हैं, डैमेज, ठीक है, डैमेज जीन दोनों पर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन वही अगर मेल की बात करें तो इसके पास तो क्रोमोसोम ही एक्स वाला एक है, तो इसका अगर एक खराब हो रहा है तो इसे बीमारी तो हो ही जानी, क्योंकि इसके पास दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसके पास एक ही भी अगर खराब होगा तो ये डिजीज हो जाएगा बेचारा। तो या तो क्या होगा, ये नॉर्मल मेल मिलेगा या फिर डिजीज्ड मेल मिलेगा। लेकिन फीमेल में वेरिएशन, या तो फीमेल का दोनों नॉर्मल हो सकते हैं या दोनों डिजीज्ड हो सकते हैं या फिर एक पर प्रेजेंट हो सकता है। अब हमारा ये डिसऑर्डर है रिसेसिव, तो अगर दोनों पर प्रेजेंट है तो ही ये डिजीज्ड होगी, अदरवाइज ये कैरियर होगी। कैरियर मतलब डिजीज को कैरी करके चल रही है, आगे वाले बच्चों को पास करेगी ये डिजीज वाला जीन, ठीक है। तो या तो फीमेल कैरियर हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है या फिर डिजीज हो सकती है। तो क्या होगा, फीमेल में अगर दोनों प्रेजेंट है तभी डिजीज होगी, लेकिन मेल के पास अगर एक भी प्रेजेंट है तो ये डिजीज हो जाएगा। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न एक्चुअल में है क्या, तो क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि ये है नॉर्मल फीमेल एंड ये है डिजीज्ड मेल, ठीक है, डिजीज्ड मेल, डी बना देते हैं ना, मैं बार बार डी को सी बना देती हूँ, सी एक्चुअली वहां से हो जाता है, डिजीज्ड मेल है ये, ठीक है, डिजीज्ड मेल है। अब ये जो डिजीज्ड मेल है, इसकी मान लीजिए किसी से हो रही है शादी, ठीक है, एक लड़की से हो रही है इसकी शादी। जैसे ही इसकी शादी हुई तो इनके जैसे ही बच्चे होंगे, जो भी आगे प्रोजेनी होगी, फीमेल से लेगी एक्स एंड मेल से मेल बना तो वाई ले लेगा। लेकिन अगर फीमेल बनी तो फीमेल से लेगी एक्स एंड मेल से ले लेगी एक्स, ये ठीक है, यही तो बनेगा। इसके एक्स एक्स से हमने करा दिया, ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसका वाई ले ले या फिर इसका एक्स ले ले। इस टाइप के बच्चे बन सकते हैं। अगर मेल बनेगा तो वाई ले लेगा और वहीं फीमेल बनेगी तो एक्स ले लेगी। लेकिन हुआ क्या, नोटिस किया आपने, यहाँ पर जो फीमेल थी इससे तो एक्स नॉर्मली वाले आ रहे हैं, लेकिन मेल के पास में आ रहा है XD। अब मेल ने क्या किया, मैं था मेल, मेरे पास था खराब जीन, लेकिन मैंने अपने बेटे को ना देकर मैंने अपनी बिटिया रानी को ये जीन दे दिया, बिटिया रानी को खराब जीन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पापा से जा रहा है बेटी में। अब ये बेटी करेगी आगे शादी, बेटी कर रही है आगे शादी, किससे कर दी इसने, एक क्रॉस करवा रहे हैं शादी का, इसने किससे कर ली, एक मेल से शादी। अब ये आगे क्या करेगी, जैसे ही मेल से शादी करेगी और इनके बच्चे होंगे तो XDX होंगे, दूसरा वाला अगर XDX पास करेगी तो ऐसे पास करेगी। किया इसने पास। तो इसने जैसे ही ये डिजीज वाला जीन अपनी बेटी को दिया तो ये तो कैरियर हो गई, ये नॉर्मल अलग हो गई। लेकिन इस बेटी ने जैसे ही ये मेल को डिजीज दी तो ये मेल हो गया बीमारी वाला।
हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है? इस पापा ने दी बीमारी का जीन बेटी को, इस बेटी ने बीमारी का जीन किसको दिया? बेटे को। तो मतलब पापा से गया बेटी में, बेटी से गया बेटे में। इसका मतलब क्या हुआ? मेल से जा रहा है फीमेल में, फीमेल से अब जा रहा है मेल में। मतलब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? यही है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो सेक्स लिंक्ड या फिर जो एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड नहीं, एक्स लिंक्ड जो भी बीमारियां हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, ये सभी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऐसे शो करते हैं। बता दिया मैंने आपको पैटर्न क्या है। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी तो और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। देखिए अब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं हमारा कलर ब्लाइंडनेस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सारे ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर शो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग मूव करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। कलर ब्लाइंडनेस आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है दोनों के दोनों कलरफुल है। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो दोनों कलरफुल वाली डिसऑर्डर जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक तो कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा हीमोफीलिया। हीम कलर से आ रहा है, हीम कलर है ना, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात पता है, आपने कभी अगर ग्रीन इमेज लाई नहीं हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए एक ये मैंने ड्रॉ किया, मैं आपको बस सिंपली बता रही हूँ। देखिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, एक ये सर्कल, इसमें अब ये है ये कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ पैटर्न, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसमें मैंने दो कलर्स यूज किए। अगर आप ये इन दोनों कलर्स को पहचान पा रहे हैं, इस वाले कलर को और इस वाले कलर को, और इसमें ये जो बना हुआ है इस वाले कलर को, तो आप नॉर्मल है। बट अगर आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस इन द सेंस आपकी जो एनसीईआरटी में है वो आपको पढ़नी है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। होता क्या है इसमें कि आप रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे सामने मैं पढ़ने जा रहा था, मैं खोलने वाला था यूट्यूब रेड कलर का आइकन देख के, बट मैंने खोल दिया है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप पर अब मैं कर रहा हूँ चैटिंग। तो व्हाट्सएप और यूट्यूब में अगर आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। देखिए होता क्या है जोक अपार्ट कि जो आपका रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, होता क्यों है? कुछ जीन्स आपके ऐसे खराब हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी जो आईज है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी आईज हैं इनमें 3 कोन्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपके पास 3 टाइप के कोन्स होते हैं बेटा आपकी आईज में। अब अगर रेड एंड ग्रीन कोन्स खराब हो जाते हैं तो उनकी वजह से रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। रेड एंड ग्रीन में आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आपको क्लियरली वो कलर दिखता नहीं है, ठीक है। तो कोन्स खराब होने की वजह से रेड एंड ग्रीन कलर आपको ढंग से दिखता नहीं है, तो आपको क्या है? रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ही ब्लाइंड हो गया आपके लिए वो वाला, तो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आप लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आईज के जो है वो कोन्स खराब हो जाते हैं, उससे आपको ये जो है कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसमें एक्चुअल में देखिए ग्रीन एंड रेड कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अच्छा, इससे ना एक पॉइंट और मुझे याद आया कि जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, जिनको उनका लाइसेंस भी नहीं बन पाता है जनरली, क्योंकि जो वो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें रेड ग्रीन येलो होता है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो उनका फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन पाता है। और अगर आप यूट्यूब और व्हाट्सएप में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पढ़ाई पे यूट्यूब भी जाना चाहिए पढ़ने के लिए, व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। देखिए अब देखिए होता क्या है, एक एनसीईआरटी में आपको लाइन दी हुई है, अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स। होता क्या है कि जो रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ज़्यादातर आपको फीमेल्स उसकी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगे आपको मेल्स, वो भी 8% ऑफ मेल्स को रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, बट फीमेल्स उससे आधी नहीं है, 1/20 है। मतलब 8/2 अगर आप करेंगे तो फीमेल नहीं आ रही है, क्योंकि चलो रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, हम मान रहे हैं दोनों पर डिजीज्ड होना चाहिए जीन, लेकिन तब भी 1/2 होके 4 नहीं हो रहा है, ये 1/20 होके 0.4 हो रहा है। 0.4% ऑफ फीमेल्स में आपको ये कलर ब्लाइंडनेस मिलती है। क्यों? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो एक्स लिंक रिसेसिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि फीमेल को हमें बनाना है
डिजीज्ड, कलर ब्लाइंडनेस का सी लगा देते हैं, ठीक है। डिजीज्ड बनाना है तो इसको डिजीज्ड होने के लिए एक एक्स ये लेती है अपनी मदर से और एक एक्स लेती है अपनी फादर से। तो फादर का तो कलर ब्लाइंड होना नेसेसरी है और मदर का एटलीस्ट कैरियर होना नेसेसरी है। तो मदर कैरियर होगी कम से कम, और उसका वो वाला भी खराब वाला जीन अगर आएगा, और दूसरी बात फादर पूरा कलर ब्लाइंड ही होगा, तब जाके फीमेल कलर ब्लाइंड बनती है, जो कि बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। तो आपको जो है, जो फीमेल्स हैं 0.4% फीमेल्स जो आपको कलर ब्लाइंड मिलती हैं और 8% मेल्स आपको कलर ब्लाइंड मिलते हैं। रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आपके उसमें एनसीईआरटी में दी हुई है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपको याद रखना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टाइप का है, आया हुआ है काफ़ी बार, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा, यहीं पे बता देते हैं। हाँ, येलो ग्रीन से ब्लू से बना लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि अगर जो फीमेल है वो कैरियर है एंड मेल नॉर्मल है, तो फिर क्या चांसेस हैं, कौन कलर ब्लाइंड होगा इसकी जो संतानें हैं उसमें। तो होता क्या है, देखिए अगर आप देखें तो क्या होगा, फीमेल का जीन जाएगा एक में, तो कैरियर वाला एक में गया, फादर का नॉर्मल आ गया, ठीक है। इनके जो चिल्ड्रंस हैं, या जो इनके चिल्ड्रन जो हैं वो इनके कैसे होंगे आपको ये देखने। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा बन जाए, बन सकता है कि मेल के पास में डिजीज्ड जीन पहुंच जाए, या फिर दूसरे मेल के पास में नॉर्मल जीन पहुंच जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों के कलर ब्लाइंड होने की, तो इसमें हमें देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है बच्चों के बनने की। तो जो फीमेल है, या तो फीमेल नॉर्मल बन रही है या फिर फीमेल बन रही है कैरियर, लेकिन मेल या तो नॉर्मल बन रहा है या फिर बन रहा है डिजीज्ड। तो फीमेल तो डिजीज होनी नहीं है इस केस में, लेकिन मेल डिजीज हो सकता है, वो भी 50% चांसेस हैं कि मेल डिजीज हो सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 50% चांसेस हैं कि कैरियर हो सकती है, 50% चांसेस हैं कि नॉर्मल हो सकती है। एक ये क्वेश्चन आता है आपको, और एक दूसरा क्वेश्चन आता है सेम इससे बना के कि अगर मदर कैरियर है एंड फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चों को, मतलब गर्ल्स को होने की या फिर जो बॉयज़ हैं उनको होने की। तो सेम इनके आप बना के देख लीजिए, अगर इससे नॉर्मल आया और इससे डिजीज्ड आया, पहले फीमेल्स बना लेते हैं, इससे अगर डिजीज्ड आया और इससे भी डिजीज्ड आ गया दूसरे पेरेंट से, सेम यहाँ पर अगर इनसे नॉर्मल आया, यहाँ से तो वाई आना है, और यहाँ से डिजीज्ड आया और यहाँ से वाई आना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो 2 मेल्स होते हैं जनरली, 2 बॉय हो रहे हैं, 50-50% के हम लोग चांसेस बना के रख रहे हैं। तो 50% चांसेस है कि मेल डिजीज हो सकता है, 50% चांसेस है कि मेल नॉर्मल हो सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो एक भी फीमेल नॉर्मल नहीं होगी, या तो वो कलर ब्लाइंड होगी या फिर वो कैरियर होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बना के देख लीजिएगा, और भी बन सकते हैं, ऐसे बना के देख लीजिएगा, या जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें ऐसे ही आपको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट आता है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को अगर आप ध्यान से देखें तो हीम कलर आ रहा है ना, सेम दोनों कलरफुल डिजीजेस कौन सी हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, अगर रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, इसका रीजन है एक्चुअली इंग्लैंड के एक क्वीन थी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ये हीमोफीलिया के लिए थी कैरियर। अब ये थी कैरियर, तो इंग्लैंड में होता क्या है, मतलब हमारे इंडिया का तो कल्चर है, जो मैरिजेस हैं वो काफ़ी दूर दूर के रिलेशंस में नहीं होती हैं, बट यहाँ क्या होता है इंग्लैंड में, मतलब आपस में कजिन्स में वगैरह में जो है इनकी शादियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो क्वीन विक्टोरिया थी कैरियर। अब इनकी हुई आपस में ही शादियाँ होती गई इनकी फैमिली में, फैमिली ट्री जो बनता गया आपस में ही शादियाँ होकर इनकी बनती गई। तो क्वीन विक्टोरिया थी कैरियर, इनका जो खराब जीन था वो पास होता 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 काफ़ी सारी जनरेशन तक पास होता रहा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं इनकी फैमिली ट्री के हीमोफिलिक थे। तो माना जाता है कि उनको थी भैया, क्वीन विक्टोरिया को थी, तो ये रॉयल डिजीज़ है, ऐसे करके इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें जो है आपका हीमोफीलिया में होता क्या है एक्चुअली, देखिए प्रॉब्लम ये थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि इसमें होता क्या है, देखिए जो आपका
एक जीन है ब्लड क्लॉट बनाने वाला, ठीक है। आपका जो आपको जैसे कहीं कट लग जाता है तो क्लॉटिंग होती है ना, क्लॉट बन जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है, ठीक है। प्रोसेस होता क्या है, आपको कहीं कोई कट लगा तो कोई कट लगा, खून बहना स्टार्ट हो गया, लेकिन वहां पर जब क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया तो ब्लड रुक गया आपका। लेकिन कभी कभी होता है आप उस क्लॉट को हटा भी देते हैं तो फिर से वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बट फिर से क्लॉट फॉर्म हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लॉट बनाने वाला जो वो होता है ना प्रोटीन का जीन, वही खराब है। मतलब क्लॉट बनाने के प्रोटीन का जीन खराब है। एक प्रोटीन होता है कैस्केड प्रोटीन, उसको बनाने वाला जीन खराब हो गया यहाँ पे। मतलब कैस्केड प्रोटीन जो था उसको बनाने वाला जीन ही खराब हो गया, ये डैमेज हो गया। अब इसको जो जीन, इसका जो जीन था यही डैमेज हो गया, तो फिर क्या होता है, हमारा क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है टाइम पर। अब अगर इस बंदे के पास में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, छोटा सा भी कट लग जाएगा तो। समझे? होता क्या है, हीमोफीलिया दो टाइप से होता है। फर्स्ट तो है हमारा हीमोफीलिया ए एंड दूसरा है हीमोफीलिया बी, ठीक है। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। ए में क्या होता है, फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, 8, ठीक है, 8 एब्सेंट होता है। और वहीं हीमोफीलिया बी में होता क्या है, आपका फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, ठीक है। 8 पहले आता है, 9 बाद में, ए पहले आता है, बी बाद में, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर अगर 8 एब्सेंट हो रहा है वो हीमोफीलिया ए है, क्लॉटिंग फैक्टर अगर 9 एब्सेंट हो रहा है तो वो हीमोफीलिया बी है। दोनों में ही जो है आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो नहीं पाता, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक बात बताइए, एक बच्चा है जो कि उसे वो बात बात पे बच्चा चलना सीखता है, बच्चा जब चलना सीख रहा है तभी वो बार बार गिर रहा होता है, बात बात पर उसे चोट लग जाती है, थोड़ा टाइम के बाद खून रुक जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, फिर से दौड़ता है, फिर उसे ब्लीडिंग होती है, कहीं लग जाती है, फिर वो बच्चा चुप हो जाता है जब क्लॉट बन जाता है। लेकिन एक बच्चा जो कि हीमोफिलिक है, चल रहा था, चलते चलते वो नीचे गिर गया, बेचारा चलना सीख रहा था, गिर गया, अब उसे पत्थर लग गया, मान लीजिए उसके पैर में पत्थर लग गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई और वो इतनी हो रही है कि उसकी पूरी बॉडी का ब्लड लॉस हो गया, डेथ हो जाएगी उसकी, क्योंकि क्लॉट नहीं बना ना। तो इस बच्चे का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये बच्चा आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाता है। होता क्या है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो जो पॉइंट्स हैं आपको लिख लेने हैं। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, रॉयल डिजीज है क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को थी। इसके अलावा एक पॉइंट एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान नहीं रहता है जनरली, क्या है एक आपको लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में कि जो फीमेल जो होती है ना हीमोफिलिक, वो चांसेस बहुत रेयर है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक मेल अगर हीमोफिलिक है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक्स पर हीमोफीलिया का जो एच वाला जीन है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक अगर इसके पास एच वाला जीन आ गया, ये हो गया डिजीज्ड, बीमारी हो गई इसको। लेकिन फीमेल के हीमोफिलिक होने के लिए क्या है, कम से कम दोनों पर होना चाहिए एच, तभी तो ये डिजीज होगी ना। अब इसको डिजीज होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एच इसके पास आ कहां से रहे, एक मम्मी से और एक पापा से। अब एक अगर इसका मम्मी ने दिया है और एक अगर इसका पापा ने दिया है, तो मम्मी एटलीस्ट कैरियर हो और पापा एटलीस्ट हीमोफिलिक हो, तब जाके तो बच्ची उसकी हीमोफिलिक बनेगी। अब जो मम्मी है वो कैरियर है तो चलो वो सर्वाइव कर रही है, लेकिन पापा के पास में ये है डिसऑर्डर। अब ये पापा बेचारे जब पैदा हुए थे तभी इनको हीमोफिलिया था, ये बेचारे अपने प्यूबर्टी की एज तक जिंदा तो रह पाए, तब तो इनकी बच्ची होगी और जो हीमोफिलिक होगी। कैच कर पा रहे हैं? फादर का एटलीस्ट हीमोफिलिक और मदर का एटलीस्ट कैरियर होना जरूरी है एक फीमेल का हीमोफिलिक होने के लिए। अब फादर जो है ये एट द एज, इसकी एज पर ये सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा। अब ये जब सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो बेचारे की जो है रिप्रोडक्टिव वाली जो प्रोसेस है वही नहीं हो पा रही है। तो जो फीमेल है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई मेल इतना सर्वाइव कर गया और उसकी बच्ची हुई और वो हीमोफिलिक हो गई, अदरवाइज इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। इसका ये रीज़न आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। जितने भी डिसऑर्डर आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, एक बार से एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
जितने भी पॉइंट्स उसमें मेंशन्ड है मैंने आपको बता दिए, बट एनसीईआरटी में मार्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही है आपका जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और इन पर जो बेस्ड PYQs हैं उन्हें एक बार से सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।